हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमने आपके लिए एक 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी ये क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम आपको केमिस्ट्री के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस लगवाने वाले हैं। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री के मिक्सचर एमसीक्यू लेकर के आई है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सभी लोगों को पता है, इस सीरीज के अंतर्गत हम आपको एक क्वेश्चन से लगभग 2 या फिर 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लगवाते हैं। तो आप सभी लोग इवनिंग में रोजाना 8 बजे के समथिंग कॉपी पेन साथ लेकर के बैठे, जिससे कि हम जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं उन सभी को आप कॉपी में नोट डाउन कर सकें। तो आज की क्लास आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप सभी लोग आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करें, अंत तक देखें, क्योंकि उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी लोग आज की क्लास से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले जो हमने आपको पिछली क्लास में एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उसका आंसर बताएंगे। किन बच्चों ने उसका आंसर राइट दिया उनके हम नाम भी लेंगे। क्वेश्चन था, आपको IUPAC नेमिंग करनी थी। क्वेश्चन CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका क्वेश्चन था। आपको इसका IUPAC नेमिंग करनी थी। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सही दिया, लेकिन कुछ बच्चों ने इसका आंसर गलत भी दिया। आपने कहाँ गलती की, हम आपकी गलती को भी बताएंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसका IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण करने के लिए सबसे पहले आपको दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा, और दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन करते वक्त आपको एक चीज भी याद रखनी है कि यदि कार्बन श्रृंखला में कहीं क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, तो आपको उस दीर्घतम कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत लेना पड़ेगा। यदि हम इस श्रृंखला में देखें तो इसमें कोई डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित नहीं है, लेकिन एक क्रियात्मक समूह उपस्थित है जो है COOH। ठीक है, हमें हर हाल में इसे दीर्घतम कार्बन श्रृंखला के जब हम चयन करेंगे तो उसके अंतर्गत लेना पड़ेगा। हम सबसे पहले एक दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन करें तो हम कर सकते हैं, एक लंबी ये कार्बन श्रृंखला हमारी बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, जो कि हमारी 5 कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से 5 कार्बन की एक दीर्घतम कार्बन श्रृंखला बनके हमारी तैयार हो जाएगी। लेकिन यदि हम, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब काम हो जाए, आपको और भी देखना पड़ेगा। हम इधर साइड से जैसे दीर्घतम कार्बन श्रृंखला को चुन रहे हैं तो हमारे 5 कार्बन की बन रही है। यदि हम क्या करें, एक इस प्रकार से जैसे चुने तो हमारे कितने की बनती है, हम एक बार इसे भी देख लें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तब भी हमारी 5 कार्बन की दीर्घतम कार्बन श्रृंखला बनके तैयार हो रही है। ठीक है, चाहे हम ऊपर से करें चाहे हम क्रियात्मक समूह को साथ लेकर के करें। लेकिन आप सभी लोगों को पता है, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया, यदि आप दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन करते हो तो आपको वहां क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने पर उसे दीर्घतम कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत लेना पड़ेगा। तो आपको अंकन किधर साइड से करना, यदि हम अंकन इधर से करें फर्स्ट, सेकंड, दीर्घतम आपको पता है क्रियात्मक समूह कहां पड़ रहा है, सेकंड कार्बन पर, और अंकन हम इधर से करें फर्स्ट, सेकंड, तो आपका क्रियात्मक समूह कहां पड़ रहा है, फर्स्ट कार्बन पर। तो आप अब शायद ही आप समझ गए होंगे कि अंकन किधर साइड से करना हमें सही पड़ेगा। अंकन किधर साइड से, तो अंकन होगा इधर साइड से, क्योंकि अंकन उधर साइड से ही होता है जिधर साइड से क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ता हो। ठीक है, हमारा क्रियात्मक समूह फर्स्ट कार्बन पर पड़ रहा है, इधर से अंकन करने पर उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ। ठीक है, हम अब करेंगे इसका IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण करने के लिए हम आपको रूल बता चुके हैं, 5 चीजों को देखना पड़ता है। सबसे पहले आप देखोगे प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है या नहीं है। तो प्रतिस्थापी समूह इसमें उपस्थित है CH3, वो भी 2, एक तो है सेकेंड कार्बन पर और दूसरा किस पर है, थर्ड कार्बन पर। तो अब हम सबसे पहले जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हमें दर्शाना पड़ेगा अंक के रूप में कि कौन कौन से कार्बन पर प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है। हमारा एक सेकंड पर है और एक थर्ड पर है, और जब 2 प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है तो मुझे शब्द लगाना पड़ेगा क्या, डाई। क्या लगाना पड़ेगा, डाई। और अंक अंक के बीच कोमा लगता है, अंक और शब्द के बीच डैश का प्रयोग किया जाता है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें।
इतना देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या कोई रिंग बन के तैयार हो रही है। यदि रिंग बन रही है तो हम साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की रिंग नहीं बन रही है। उसके बाद हम देखेंगे शब्द मूल मीन्स वर्ड रूट को देखेंगे कि हमारी जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन परमाणु हैं। तो आप देख सकते हैं 5 हैं और 5 के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है पेंट। क्या किया जाता है? पेंट। अब उसके बाद आप कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध उपस्थित है? तो यहाँ पर प्रत्येक जगह क्या उपस्थित है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होने पर आप शब्द जोड़ोगे एन, हमारा हो जाएगा पेंटेन। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे क्रियात्मक समूह को कि क्रियात्मक समूह किस कार्बन पर उपस्थित है। आप देख सकते हैं फर्स्ट कार्बन पर उपस्थित है। हम फर्स्ट के रूप में दर्शाएंगे, हमारा हो जाएगा ओइक। जो COOH उसे कहा जाता है ओइक अम्ल। ठीक, क्या कहा जाता है? ओइक अम्ल। हमारा इसका IUPAC नामकरण बन के तैयार हो गया 2,3 डाइपेंटेन 1 ओइक अम्ल। ये इसका IUPAC नामकरण सही होगा। अब हम कुछ बच्चों का बताते हैं उन्होंने IUPAC नेमिंग किस प्रकार से किया है। और यदि आप सभी लोग बताना कि हमने आपके जो आपने गलती की है वो सही बताई या फिर हमने गलत बताई। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना जिन बच्चों ने गलती की है और किस प्रकार से की हम वो समझ भी गए हैं। आपने जो अंकन किया है वो यहाँ से करना शुरू किया है। इसे फर्स्ट कार्बन माना, इसे सेकेंड और इसे थर्ड, इसे फोर्थ और इसे फिफ्थ। तभी आपने जो IUPAC नामकरण करके तैयार किया वो आपका था 3 मैथिल। उसके बाद आपका था पेंटेन। उसके बाद था आपका सेकंड ओइक अम्ल। ये आपका IUPAC नामकरण बनके तैयार हुआ था, लेकिन ये गलत है क्योंकि आपको अंकन करते वक्त क्रियात्मक समूह उपस्थित है यदि श्रृंखला में तो आपको अंकन उधर साइड से करना पड़ेगा जिधर साइड से वो नजदीक पड़ता हो। इधर साइड से करने पर ये फर्स्ट पर पड़ रहा है, इधर साइड से करने पर सेकेंड पर पड़ रहा है, इसलिए अंकन इधर साइड से होगा। तभी हमने ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया था। अब आप समझ गए होंगे कि अभी आपका IUPAC नामकरण जो है वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि जो हम आपकी IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस करवा रहे थे वो स्टार्ट करें या फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करें। आपके हम कमेंट का इंतजार करेंगे, देखते हैं कौन बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर किसने राइट दिया। देखो जिन्होंने राइट दिया ओनली उन्हीं के नाम लेंगे। दिया तो बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन जिन्होंने राइट दिया उन्हीं के नाम लेंगे। जैसे कि सुधाकर यादव है, अर्जुन वर्मा है, विकास पटेल है। इन 3 लोगों ने बिल्कुल सही और अच्छे से आंसर दिया। थैंक यू। आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो फिर ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो ये क्वेश्चन गड़बड़ हो चुका है क्योंकि हमने टाइपिंग तो सही की थी लेकिन पता नहीं स्लाइड में कोई मिस्टेक हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D4 कितना लिखा हुआ, ये 4 है, वो इधर पहुंच के स्लाइड में कोई गलती हो गई। 3D4 4S2। ठीक है, ये 4 जो है वो 3D पर चढ़े हुए हैं और 2 जो है S पर है वाला तत्व होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D4 4S2 वाला तत्व होगा। उपधातु होगा, अधातु होगा, संक्रमण तत्व होगा या फिर अक्रिय गैस होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी पता कर पाओगे जब आपको इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता हो। हम सबसे पहले 3D4 4S2 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। चलो करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S2। उसके बाद आता है 3D और 3D पर आप देख सकते हैं 4 है। वैसे तो अधिकतम हम 10 इलेक्ट्रॉन चढ़ा सकते हैं लेकिन यहाँ पर 4 है तो हम 4 ही को लिखेंगे। अब वाला तत्व है, उपधातु है, अधातु है, संक्रमण तत्व है, फिर अक्रिय गैस है। यदि मुझे इस एलिमेंट जो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है मुझे ये पता चल जाए कि इसमें मतलब इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस एलिमेंट का है, किस तत्व का है या फिर किस अधातु का है, जो कुछ भी हो। ठीक है, वो तो हमें बाद में पता चलेगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया, अब हम ये देखें कि इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व का है। यदि हमने तत्व को देख लिया तो हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है, किस प्रकार का तत्व है। सबसे पहले गिन सकते हैं 2 2 4 4 और 6 4 और 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 20 और 4 24
24 परमाणु क्रमांक, क्योंकि 24 इसमें क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो हमारा परमाणु क्रमांक कितना हो गया 24। 24 परमाणु क्रमांक किस एलिमेंट का होता है आपको पता होगा, Cr। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 होता है, आपको पता होगा। क्रोमियम एलिमेंट जो आपका क्रोमियम एक मेटल होता है, क्या होता है धातु होती है, जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब आप छोड़ो, आपको नहीं पता है कि ये डी ब्लॉक मींस हम नहीं जानते कि ये Cr है वो उपधातु अधातु संक्रमण तत्व प्रक्रिया कैसे, तुम कैसे पता लगाएंगे। आप सबसे पहले इसकी एक चीज पकड़ सकते हैं, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश किया, डी ब्लॉक में। किसमें प्रवेश किया, डी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक में तत्व उपस्थित होते हैं वो क्या होती हैं, धातु। आप ऑप्शन में देख सकते हैं क्यों कहीं धातु शब्द है, कहीं भी उपस्थित नहीं है, तो धातु नहीं है। तो हम डी ब्लॉक के बारे में, अन्य चीजों के बारे में देखेंगे। हमें पता है डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एक बात अपनी बात को फिर से दोहराते हैं, हम यहाँ तक कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद हम इसका ज्ञात कर लेंगे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। हमने इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर ली, 24 निकल के आई। 24 आपको पता है परमाणु क्रमांक क्रोमियम Cr का होता है। अब हमें कैसे पता करेंगे ये कैसा एलिमेंट है, कैसा तत्व है, तो इसका पता हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश किया, डी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो धातुएं होती हैं। ऑप्शन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है धातु शब्द, तो हम इसके दूसरी चीज पर जाएंगे। आपको पता है डी ब्लॉक के बारे में और भी जानकारी पता होगी, तो पता है आपको डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है कि किसी तत्व के समस्थानिक XNM में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। यहाँ पर स्लाइड जो है वो पूरी तरीके से गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है बार बार टाइपिंग तो नहीं, क्योंकि टाइपिंग करने में टाइम लगता है। कोई बात नहीं, आप समझदार हो, समझ सकते हो। किसी तत्व के समस्थानिक XNM मीन्स एन जो है हम आपको लिख के बताते, ऐसा लिखा हुआ है XNM, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, आपको न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। X यहाँ पर कोई एलिमेंट्स है, ठीक है, N और M आपको पता होगा। कोई भी एलिमेंट्स यदि हम यहाँ पर लिखा हुआ है उसके नीचे लिखे हुए हमारे परमाणु क्रमांक होते हैं, और ऊपर लिखे हुए जो भी अंक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, ठीक है। तो आपको ज्ञात करनी है न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको करना पड़ता है A माइनस जेड मीन्स द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु क्रमांक। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है M और इसकी परमाणु क्रमांक कितना है N। हमारा ऑप्शन राइट होगा M माइनस N मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको पता है कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी प्रोटॉन तथा अल्फा कण के विशिष्ट आवेश का अनुपात है। किसी प्रोटॉन तथा अल्फा कण के विशिष्ट आवेश का अनुपात है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है, इजी क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं है। आपको प्रोटॉन तथा अल्फा कण के आवेश बताना होगा। आपको पता है प्रोटॉन पॉजिटिव होता है मीन्स इस पर +1 चार्ज होता है, ठीक है, जबकि अल्फा कण आपको पता है अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, उस पर भी +2 आवेश होता है। हम आपको अल्फा कण के बारे में अन्य जानकारी भी देंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मिलेगा आपको सुनने को। देखो प्रोटॉन +1 अल्फा कण +2, तो आपका रेशियो कितना निकल के आएगा 1:2। कितना निकल के आएगा 1:2। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। अब हम आपको अल्फा कण के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। आपको पता होगा पहले से भी कि अल्फा कण जो होता है वो हीलियम के नाभिक के समान होता है। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम के नाभिक के समान होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर ऐसा है क्या है जो हीलियम के नाभिक के समान बताया जाता है, ऐसा क्यों नहीं कहा जाता है कि अल्फा कण हीलियम के समान होता है, ये नाभिक शब्द इसमें क्यों जोड़ा जाता है। तो यही इसमें थोड़ा कहने का मतलब है छिपी हुई चीज है, वो हम आपको समझाते हैं।
आपको पता है ये है आपका अल्फा कण, ये और ये है आपका हीलियम तत्व, ठीक है। दोनों कण को हम यहाँ पर लिखते हैं। आपको पता है ये हीलियम के नाभिक के समान होता है और इस पर 2+ चार्ज होता है। हम सबसे पहले इसके चार्ज को लिखेंगे और अल्फा कण हीलियम के समान मीन्स 2 4 और इसका भी परमाणु क्रमांक 2 पर द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आपका जो है कि नाभिक के समान होता है उसकी चीज को दूर करेंगे। सबसे पहले ये जो आपकी कंफ्यूजन है वो दूर करेंगे। सबसे पहले हम इसके नाभिक के समान का मतलब कब निकलेगा, जब हमें नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम सबसे पहले इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अल्फा कण में देखेंगे तो प्रोटॉन मतलब परमाणु क्रमांक, अल्फा कण का परमाणु क्रमांक कितना है 2, हमारे प्रोटॉनों की संख्या 2 निकल के आ जाएगी। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु क्रमांक 4 माइनस की 2 कितना हो जाएगा 2। उसके बाद हम इसमें निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 प्रकार से निकाली जाती है। यदि हमारा कण या फिर एलिमेंट उदासीन प्रकृति का है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। यदि उस पर धनावेशित चार्ज है तो हम उसमें एलिमेंट का जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें से, यदि हमारा धनावेशित है तो उसमें से हम क्या करेंगे, उस धनावेशित चार्ज को माइनस कर देंगे। जितना उस पर धनावेशित चार्ज होगा उसे उतना ही माइनस कर देंगे। और यदि हमारा जो एक कण है वो ऋणावेशित है तो हम परमाणु क्रमांक में से उतना ही ऋणावेशित जो चार्ज उपस्थित है उसको जोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार से मेरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2+ चार्ज है। 2+ का मतलब क्या है कि परमाणु क्रमांक के मुझे 2 माइनस करना है। 2 माइनस 2 कितना बचेगा 0, कितना बचेगा 0। तो अल्फा कण में प्रोटॉनों की संख्या 2, न्यूट्रॉनों की संख्या 2 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। हीलियम की बात की जाए तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 2, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2 क्योंकि 4 माइनस की 2 बचेगा। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी जाए प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी क्योंकि ये उदासीन प्रकृति का है। तो आप यहाँ पर यदि आपने थोड़ा भी माइंड लगा लिया तो आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। नहीं समझे तो हम बता देते हैं। यहाँ पर क्यों कहा गया कि हीलियम के नाभिक के समान होता है, क्योंकि नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉनों की संख्या 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 0 है, इसमें 2 है। तो जो अल्फा कण होगा वो किसके समान होगा, हीलियम के नाभिक के समान। मींस दोनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो अलग होती है। इसलिए कभी भी ये नहीं कहा जाता कि अल्फा कण हीलियम के समान होता है, ये कहा जाता है कि अल्फा कण हीलियम के नाभिक के समान होता है, ठीक है। ये पॉइंट शायद आपके लिए मजेदार भी होगा और आपको आज ही कंफर्म हो गया होगा कि ऐसा शब्द क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तभी ज्ञात की जा सकती है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। इसके आधार पर हम करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 यही तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आएगा। हम करेंगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप कक्षकों में भरोगे इलेक्ट्रॉन को। आपका कौन सा सबसेल है, पी सबसेल। पी सबसेल में अधिकतम कितने कक्षक होते हैं, जो आपके ऑर्बिटलों की संख्या होती है वो 3 होती है। हम इसमें भरेंगे कक्षकों को, सबसे पहले इसमें भरेंगे इलेक्ट्रॉनों को। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है क्लॉकवाइज, यदि बचते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अब आप कोई दूसरा और तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन। इसमें हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें तो देखो अयुग्मित का मतलब होता है जिसका जोड़ा ना बना हो। यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रॉन कुंवार हैं एक तरीके से, मींस कोई इनका जोड़ा नहीं बना है। और आप ये कह सकते हैं कि ये कक्षक भी तो खाली है। देखो कक्षक खाली से मतलब नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉन जो है उसका जोड़ा बनना चाहिए, ठीक है, वो युग्मित होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों ही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, इनके जोड़े बनके तैयार नहीं हुए। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक यौगिक में कार्बन 90%, हाइड्रोजन 10%,
इसका मूलानुपाती सूत्र है? इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। हम आपको मूलानुपाती सूत्र बहुत ही अच्छे से निकालना सिखा चुके हैं। आपको 90% कार्बन और हाइड्रोजन 10% इसका मूलानुपाती सूत्र कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है वो कक्षकों का अभिविन्यास बताती है, ठीक है। और जबकि जो कक्षकों का आकार बताती है वो मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। कक्षकों का आकार, मुख्य क्वांटम संख्या, आपको पता है क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विज्ञांसी क्वांटम संख्या, उसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या, उसके बाद चक्रण क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ोमेथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये हमारी 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं, जिसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों का अभिविन्यास बताती है, जबकि मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु का आकार बताती है, सॉरी कक्षकों का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये परमाणु का आकार बताती है, ना कि कक्षकों का। ये बात भी विशेष ध्यान रखना कि परमाणु का आकार बताती है मुख्य क्वांटम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज के मूलानुपाती सूत्र के अनुसार ग्लूकोज में H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? ग्लूकोज के मूलानुपाती सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के लेकिन कठिन नहीं है। ग्लूकोज के मूलानुपाती सूत्र, क्वेश्चन को शुरुआत से पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। मूलानुपाती सूत्र ग्लूकोज का क्या होगा? C6H12O6 के अनुसार ग्लूकोज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? आपको मूलानुपाती सूत्र के अनुसार बताना है इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। हम क्या करेंगे, यहीं से इसका रेशियो निकाल लेंगे। 6 और 12 और 6 हम लिख लेंगे रेशियो के अनुसार, 6, 12 और 6, ठीक है। हम इसे क्या करेंगे, काटना शुरू करेंगे। 6 एकन 6 और उसके बाद आपका बन 6 एकन 6, 6 दूनी 12, उसके बाद 6 एकन 6 आपका निकल के आ जाएगा 1:2:1, जो कि एक किसका होगा? कार्बन का, सेकंड किसका होगा? हाइड्रोजन का, और फर्स्ट किसका होगा? ऑक्सीजन का। लेकिन आपको बताना किसका है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो आपका 2:1 निकल के आएगा किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ग्लूकोज के मूलानुपाती सूत्र के अनुसार आपको ग्लूकोज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताना था, जो कि 2:1 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, ठीक है। देखो, यदि आप सभी लोग बताते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, और वीडियो को लाइक करते हो तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और आप सभी लोगों से एक बात और कहनी थी, आप सभी लोग शेयर नहीं करते हो। देखो, हम आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपको पता होगा कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग इतना तो सपोर्ट किया करो कि वीडियो को शेयर कर दिया करें, क्योंकि इससे आपका पैसा तो लगता नहीं है, ठीक है। यदि आप सभी लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो फिर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि सर्वाधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व है, सर्वाधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व है। नाइट्रोजन है, हीलियम है, फ्लोरीन है, फिर कार्बन है। तो सर्वाधिक आयनन ऊर्जा वाला जो तत्व है वो हीलियम है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों है, तो हम आपके क्वेश्चन को भी डाउट को भी दूर करते हैं। देखो, हीलियम जो है वो एक अक्रिय गैस है, आपको पता है उत्कृष्ट गैस है हीलियम। हीलियम एक अक्रिय गैस है, तब पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखती है। जब ये अक्रिय गैस होगी तो ये किसका स्थायी होगी, और स्थायी होने पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा? पूर्ण होगा। और जिसमें ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखो, जिस एलिमेंट में जो एलिमेंट पूर्ण रूप से स्थायी है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिकतम ऊर्जा देनी पड़ेगी, और अधिकतम ऊर्जा देनी पड़ेगी तो वो सर्वाधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व कहलाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखने, हीलियम जो है वो आयनन ऊर्जा, सर्वाधिक आयनन ऊर्जा वाला तत्व क्यों है इन तीनों की अपेक्षा? तो ये पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है, और इसमें से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए हमें अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है। हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है। क्वेश्चन घुमा के थोड़ा दिया गया। आपको सबसे पहले हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव समस्थानिक पता होगा। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा होता है? 1H3, यही तो होता है। 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, जिसमें 1H3 ट्राइटियम जो है वो हाइड्रोजन का
रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, न्यूट्रॉनों की संख्या। बहुत ईजी अब आपके लिए हो गया। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या कितनी है 3, परमाणु क्रमांक कितना है 1, कितना बचेगा 2। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी कठिन नहीं होता है, ओनली घुमा के दिया जाता है। यदि आप उसे पकड़ गए तो उस क्वेश्चन का आंसर आप अवश्य ही राइट करके आएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब द्विज्ञांसी क्वांटम संख्या का मान 2 होता है तो कक्षकों को संख्या कितनी होगी। जब द्विज्ञांसी क्वांटम संख्या का मान 2 होता है तो कक्षकों की संख्या कितनी होगी। इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क में हो गए। एक क्वेश्चन आपको बीच में हमने दिया, एक क्वेश्चन ये है। जो बच्चे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सही और अच्छे से देंगे उनका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। एक का दोगे तो नहीं लेकर के आएंगे, दोनों का दोगे तो लेकर के आएंगे। तो दोनों का तभी दे पाओगे जब आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, तो हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आपकी वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है, देखो वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करें और इस चैनल को ग्रो कराएं। आपके 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, 500 और करा दीजिए तो आपकी लाइव क्लास बहुत ही जल्द चलनी शुरू हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर ठीक है चलते हैं। और उससे पहले यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फिर ठीक है चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।